जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी में अपना मिशन है अब की बार 90 पार। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको आज हम हल करेंगे। ब्लूप्रिंट है, उसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब हम मॉडल पेपर को हल करेंगे, आपने देखा भी होगा पेपर, उसमें एक दो क्वेश्चनों को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो लगभग इसके इर्द गिर्द रहेगा। 100% कुछ नहीं होता, 20 से 30% का वेरिएशन होता है। इन फ्यूचर कभी उसके ऊपर भी बात है, वो कर लेंगे। तो चलिए आज हम आपका जो बोर्ड ने पेपर जारी कर रखा है उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है बोर्ड का पेपर है वो 56 नंबर का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का है, वो टाइमिंग है वो रहता है। एक चीज सबसे पहले बात करते हैं खंड ए। खंड ए में जैसे कि आपको पता है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, रिक्त स्थान और वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें आते हैं। और तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है खंड ए के अंदर ये टोटल 23 नंबर के होते हैं। तो आप देखिएगा बहुत बड़ा पार्ट है खंड ए। एक एक करके हम इन क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले का पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है वो मानव भूगोल की ये परिभाषा है। ये किसने दी है और ये परिभाषा किसकी दी हुई है? वो है ऑप्शन दे, इसका सही हो जाएगा पॉल विडाल डी ला ब्लास। पिछले 4-5 सालों में ये कभी नहीं पूछी गई, अक्सर इंपॉर्टेंट रहती है। 3 ही तो परिभाषा है आपके सिलेबस के अंदर, तो इस बार मॉडल पेपर में वो भी आ गई। तो अब तो ये भी याद कर ही लोगे आप, क्योंकि जब कोई दूसरा कोई बता देता है ना तो अपने आप ही याद हो जाती है। रूटीन के टीचर जब बताते हैं ना तो क्या पता स्टूडेंट के साथ क्या होता है, कम यकीन होता है। अब हो जाएगा यकीन। अब तो रेड जेल और सैंपल के साथ ब्लास भाई साहब भी याद हो जाएंगे। तो दूसरा है भाई, नवनिश्चयवाद की संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की? नवनिश्चयवाद ये भी आपके फर्स्ट बुक के पहले चैप्टर से ही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है माल्थस वाला, जनसंख्या वाला जो चैप्टर है फर्स्ट बुक का, अपना सिद्धांत है वो कब प्रस्तुत किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा 1798 के अंदर इन्होंने अपना ये सिद्धांत है वो दिया है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आपके चौथे प्रश्न के ऊपर। 2 कर लेते हैं स्क्रीन पर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? लीजिए साहब, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां भी इस क्वेश्चन में थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है ना वो क्या पूछा है? आर्थिक कारक पूछा है। आपने भौतिक और आर्थिक कारक है आपके सिलेबस में, 3-3 नाम दे रखे हैं। तो भू आकृति और जलवायु वाले तो भौतिक में चले गए। अब देखो, खनिज और नगरीयकरण ये दोनों ही किसके अंदर समाहित रहते हैं? आर्थिक कारक। तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से दोनों ही, प्रश्न के हिसाब से दोनों ही ऑप्शन है वो सही होंगे। अब है ना, ज्यादा आप अपना दिमाग मत लगा लीजिएगा, सर अगर ऐसा हो गया हमें कौन सा करना चाहिए? भैया जो जी करे वो कराना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पेपर होने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो बोर्ड कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं करता। ऐसी परिस्थिति अगर फाइनल पेपर में होगी तो 100% कॉपी जांचने वाले के पास लिखित में सूचना आती है, भैया दोनों को ही सही मान लेना। या तो किसी ने दोनों कर दिए हैं या एक लिख दिया है तो वो भी सही। तो इसलिए ज्यादा है ना, ज्यादा दिमाग यहां मत लगाना। 5वां प्रश्न है जी, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश। लो जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न है ना कंपटीशन में आते हैं। जैसे अभी पीछे आरपीएससी का कोई एग्जाम हुआ था, मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा है, उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था भी 10वें स्थान पर टॉप देश। लेकिन उस टाइम 2020 का नहीं, जो करंट का था उस हिसाब से पूछा था। हमें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है जो किताब में लिखा है। 2020 में 10वां स्थान कौन सा है भाई? लो जी, डेनमार्क। अक्सर विद्यार्थी क्या पहले दूसरा तो याद कर लेते हैं, यहां तक पहुंचते ही नहीं। तो थोड़ा है ना कोई तुकबंदी करके याद कर लिया करो, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाता है। जैसे हम 10 देश याद करें तो NAS, हिज, HIG और सैंड। NAS, हिज, सैंड, ये हो गए जी 10 के 10 देश। एन का मतलब टॉप में हमेशा नॉर्वे रहता है,
2 नंबर पे बात करें तो आयरलैंड हो गया, 3 नंबर पे बात कर ले तो स्विट्जरलैंड हो गया, 4 पे हांगकांग आ गया, 5 पे आइसलैंड, 6 पे जर्मनी हो गया, 7 पे अभी यहाँ स्वीडन आ गया, पहले स्विट्जरलैंड है। फिर ए पर बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, फिर नीदरलैंड और फिर 10वां कौन सा हो गया, डेनमार्क हो गया। तो इस प्रकार से कोई तीए पांजे कर लिया करो याद रखने के लिए। ये तो आप दोस्त दोस्त मिलकर भी ऐसे एबीसीडियां बना लिया करो, मजा आता है पढ़ने में भी। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से रोपण कृषि फसल है। तो ये तो सिंपल सा ये है, रोपण कृषि वाला कौन सा हो गया, रोपण कृषि कौन सी है इनमें से, ये हो गई जी चाय। चाय आपकी रोपण कृषि का उदाहरण हो गया, ये आपके चौथे चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। फिर है जी एक क्वेश्चन और आ गया लोचे वाला, इसमें भी लोचा है, क्या खनिज आधारित उद्योग कौन सा है, चीनी, कागज, सीमेंट या वायुयान निर्माण। प्रथम दृष्टया देखते हैं तो तुरंत ध्यान में जाता है भी हाँ सीमेंट है, वो खनिज आधारित उद्योग है, लेकिन ध्यान दीजिए वायुयान है ये भी खनिज आधारित है, एल्यूमिनियम और उसकी हेल्प ली जाती है, तो ये भी इसका सही उत्तर है वो रहता है। ये क्वेश्चन और सुंदर हो सकता था अगर खनिज के आगे अधात्विक लगा दिया जाता तो, तब पर्टिकुलर उत्तर है वो यहाँ सीमेंट ही होता। अधात्विक खनिज आधारित पूछ लेते तो सीमेंट, क्योंकि चूना डोलोमाइट है वो उनकी सहायता से बनाया जाता है। तो यहाँ अभी आप ध्यान रखिएगा दोनों ही उत्तर सही है। मेन अगर एक ही छाड़ना हो तो हम सीमेंट के साथ चले जाएंगे, दोनों ही सही है वैसे। चलिए साहब हम पहुंच गए 8वां क्वेश्चन, एक बार फिर कहूंगा ज्यादा दिमाग मत लगा लेना। 8वां क्वेश्चन है जी, सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र में आता है, यानी आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन की बात आ रही, इंफॉर्मेशन बेस्ड। एग्जाम में आपके पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं भाई, प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इंफॉर्मेशन वाली बात किस में आ जाती है, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाती है। 5वां, लो जी एक बार फिर लोचा आ गया यहाँ पर, आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस ईयर में किया गया। तो आर्यभट्ट आप कहीं भी देखेंगे करेंगे तो इसका प्रक्षेपण ईयर है जी 1975 है, सन की बात करें तो। अब यहां 75 है ही नहीं चारों ऑप्शनों के अंदर, कारण है चारों क्योंकि जब जिसने जहां से पेपर बनाया वहां पर 1975 लिखा हुआ नहीं है, वहां पर तो 1979 लिखा हुआ है, जबकि सही उत्तर इसका 1975 है। तो ये थोड़ा सा आपकी किताब की त्रुटि है और ये प्रश्न आज इसमें आ भी गया। ये मैंने पहले के वीडियोस क्लासेस जो है अपलोडेड चैनल के ऊपर उसमें भी बताया। हाँ अगर आप यहाँ इसका ये कर देंगे मान लिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि गलत चीज मत दिमाग में फीड कर लेना। एग्जाम में अगर ये आ गया और आपने ए कर दिया 1979 तो सही मान लिया जाएगा, या बोर्ड से ये भी आ सकता है इसका अंक है वो सभी बच्चों को दे दिया जाए क्योंकि इसमें 1975 छपा हुआ नहीं है। बस आप मत दिमाग लगाना, आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे हम टीचर्स लोग। अगर कभी पेपर में त्रुटि आ गई तो बस आप चीज़ों को समझते जाएं, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट है वो कीजिए। 10वां आ गई जी आपकी हुगली नदी। वाह, हुगली नदी, हुगली नदी में कह रहा है ये किस नदी की शाखा है, हुगली नदी किस मुख्य नदी की शाखा है। फर्स्ट बुक के 8वें चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा माता, गंगा, गंगा मैया, गंगा की ही ब्रांच है हुगली। अगला प्रश्न है बहुत, ये मुझे बहुत प्यारा प्रश्न लगा, प्रशांत रेल मार्ग से कौन से 2 नगर जुड़े हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न जब पेपर पढ़ा। प्रशांत रेल मार्ग कौन से 2 नगरों से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर ये आपके चैप्टर 7वें से लिया गया फर्स्ट बुक के, और सही है स ऑप्शन, न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाला ये रेल मार्ग है। बहुत बढ़िया, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो आप पढ़ते हो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगला है जी 12वां, लीजिए केरल में पहुंच गए अपने। केरल का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। अब देखिए पहला याद किया, दूसरा किया, तीसरा, लेकिन आपका पेपर तो आपकी किताब से आना है ना, तो किताब के अंदर केरल और 3-4 राज्यों का ही तो दिया हुआ है भी, हाँ सबसे ज्यादा किसका है। पहले तो यहाँ केरल की बात कर लें, तो केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है जी, द ऑप्शन हो जाएगा 859 है। दक्षिणी जो राज्य है, प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं उनमें केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है वहां से जो डेटा लिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं।
वैसे आपको पता है उत्तर भारत के अंदर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है जी, अपने बिहारी बाबू का है। बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वो सब याद होगा तो थोड़ा सा गौर कर लेना भी। अब तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तलचर, तलचर बहुत प्यारा क्वेश्चन कोयले के लिए, तो किस राज्य में है? बिल्कुल सही, ओडिशा। आप जो सोच रहे हो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 9वें चैप्टर से लिया गया है, सेकंड जो बुक है वहां से। वैसे ये प्रश्न आपका जो खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी तलचर का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो 9वें चैप्टर से लिया गया है। लीजिए साहब, 10 और 3 13 हो गए। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ये क्या होता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन ऑप्शन 1995 में हुआ है। अगला 15वां प्रश्न है जी, पहले के अंदर ही तूतीकोरिन जो पत्तन है आपका, उस किस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है? बाद में इसको डेवलप है वो किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा वो है जी चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन का डेवलपमेंट है वो किया गया। 15 हो गए जी। लो साहब, कम से कम 18% तो पहले के अंदर ही आ जाएंगे। करते 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 आपका 16वां क्वेश्चन, निम्न में से गैरिसन यानी छावनी नगर है वो कौन सा है? छावनी नगर कौन सा है? अजमेर, गांधीनगर, उधमपुर, नैनीताल, तो वो हो गया आपका स ऑप्शन उधमपुर। गैरिसन छावनी नगर है। जम्मू, जम्मू याद है आपके, JAMBU, जम्मू प्रदेश, जम्मू। जम्मू, जे का मतलब क्या हो गया? जे का मतलब जालंधर, ए का मतलब क्या हो गया? अंबाला, एम का मतलब क्या हो गया? महू, बी का मतलब क्या हो गया? बबीना, और यू का मतलब हो गया आपका उधमपुर, क्योंकि यही नाम दिए जम्बू, जम्बू, JAMBU। जालंधर, अंबाला, महू, बबीना, उधमपुर, ये गैरिसन छावनी नगर है। उसके बाद अगला प्रश्न आ गया जी, आउटसोर्सिंग का आ गया, बहुत प्यारा प्रश्न। बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन गतिविधि है वो किस प्रकार के क्रियाकलाप का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो गया जी पंचम, पंचम, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है आउटसोर्सिंग। ठेके पर कोई काम देना, किसी बाहरी एजेंसी से काम करवाना। अगला क्वेश्चन है जी, कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है? तो ये आपका हो गया सेकंड बुक के पहले चैप्टर के अंदर जो नक्शे दिए वहीं से ये क्वेश्चन है वो उठा लिया है। भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश अंदर है, बिहार कहीं रह गया, केरल कहीं, तो जम्मू कश्मीर। यानी सीधी सी बात है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो राज्य है अपना उसकी बात कर रहा है, तो उत्तर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। लीजिए 18 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गए हैं। अब पहुंच जाते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थानों के अंदर जो क्वेश्चन है उस पर बात कर लें। इसके अंदर पहला है, खाली स्थान का अध्ययन चिकित्सा भूगोल के में किया जाता है। खाली स्थान का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में, आपको याद है फर्स्ट बुक के अंदर एक टेबल पढ़ते हो लास्ट में भी, क्षेत्र, उप क्षेत्र और SST के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा गौर से कर लेना इस बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महामारी विज्ञान। महामारी, जैसे कोविड फैला था ना, महामारी, उन चीजों का अध्ययन। महामारी विज्ञान का अध्ययन है वो मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर है वो किया जाता है, तो इस रिक्त स्थान में महामारी विज्ञान। दूसरा है 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक दर्ज की गई थी। 21वीं सदी में, सेकंड बुक के अंदर ही है आपका फर्स्ट बुक का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 करोड़। रिक्त स्थान में क्या होगा? आपकी किताब से है ना कोई महत्वपूर्ण लाइन, कोई विशेष अच्छी कोई लाइन होगी उसको उठा लिया जाएगा, बीच की बात लाइन को टीचर खा जाएगा और आपसे पूछेगा भैया मैं तो भूल गया तू बता दे, तो आपको वो बता देना है, इजीली बता ही दोगे आप, लेकिन तभी बता पाओगे अगर थोड़ा थोड़ा गौर करोगे। क्रय शक्ति को परचेजिंग पावर जी, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर को खालिस्तान डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, तो डॉलर की बात आ गई। क्रय शक्ति मानव विकास वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, डॉलर कौन सा है? अमेरिकी डॉलर, तो उत्तर क्या आ जाएगा?
अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में। तो दुनिया के अंदर जो परचेजिंग का जो सिस्टम रहता है वो अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में। आज अगर हम भारत के रुपए की बात करें तो लगभग जो $1 है वो 85 रुपए के आसपास अपना चल रहा है। भारत का रुपया इतना कमजोर चल रहा है भाई। नीदरलैंड खालिस्तान उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो याद ही आपके रटा हुआ क्वेश्चन है, ट्यूलिप पुष्प। ट्यूलिप के उत्पादन या ट्यूलिप पुष्प या फूल कुछ भी लिख दीजिए। ट्यूलिप फूल के उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, यहां पर बहुत अच्छा होता है। अगला 5वां, विश्व के खालिस्तान सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। वो टॉप 10 कंट्रीज जब पढ़ते हैं तो आ गया विश्व के सर्वाधिक 10 आबादी वाले देशों के अंदर ही 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार अक्सर पूछा ही जाता है, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? जी वो ये कहलाती है। क्या कहलाती है जी? योजक कहलाती है। अच्छा, योजक जोड़ने वाली कड़ी है। भारत में रेडियो प्रसारण सन खालिस्तान में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? सेकंड बुक के 7वें चैप्टर से है ये क्वेश्चन। 1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा 1923 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है जी वो है, वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर खालिस्तान प्रतिशत था। 2011 में नगरीकरण की बात करें तो याद आ गया होगा 31.16%, तो लगभग 31% के आसपास सन खालिस्तान में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा। सन खालिस्तान में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो 46.14 दर्ज की गई। याद है आप सब विद्यार्थियों को, जब आप बुक से पढ़ते हो, अब पास बुक पढ़ने वालों की मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं तो किताब का ही फैन हूं, किताबों से दोस्ती है, मेरे बच्चों की भी किताबों से ही दोस्ती है, कोई पास बुक के चक्कर में नहीं पढ़ते। तो अगर आपने किताब से पढ़ा है तो गौर किया होगा उसके अंदर एक टेबल दी गई है, अलग अलग ईयर में कितनी दशकीय वृद्धि दर रही। तो हालांकि वो याद नहीं करनी होती सारी, लेकिन उसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी निकालनी होती है वहीं से, क्योंकि ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ईयर है तो वो तो हम छांट ही सकते हैं ना। और इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? 1981 में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1981 में। आपकी सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर से ये लिया गया है। अगला है, जयपुर एक खालिस्तान नगर है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जो राजधानी वाले नगर होते हैं उनको प्रशासनिक या प्रशासकीय नगर, प्रशासनिक या प्रशासकीय नगर है वो कहा जाता है। तो लीजिए 10 एबेस रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर का काम यहां से हट गया, 9 और 5 14 नंबर का काम। अब आते हैं जी अति लघुतरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन जी। भारत में पहली जनगणना है वो कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? वो है 1872 के अंदर, 1872 के अंदर। बस आपको प्रश्न संख्या लगानी होती है, सीधा उत्तर लिखो 1872, पूरी कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं। अगला है वर्ष 2014-15 में, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो आपने पढ़ा है ना, जो सेकंड बुक का 3रा चैप्टर है, कुछ जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें से किन में वृद्धि किन में कमी हुई। तो वृद्धि वाले क्षेत्र कौन से हैं? 4 हैं। तो वन क्षेत्र एरिया जो था उसके अंदर वृद्धि होती है। गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, बाग बगीचे बना दिए जाते हैं, यानी जहां पर खेती नहीं होती, या वर्तमान प्रतिभूमि जो है, वर्तमान प्रतिभूमि उसमें ग्रोथ हुई है, या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र जो है, नीवल बोया गया क्षेत्र है। तो इन 4 क्षेत्रों में वृद्धि है वो दर्ज की गई। अब यहां कोई ये नहीं कहा गया है भी कितने लिखने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर जहां कोई क्लियर नहीं होता, अगर आपने को चारों नहीं याद आ रहे हैं, 1 या 2 लिख देते हैं तो भी टीचर पूरे नंबर है वो दे देते हैं। तो 4 क्षेत्र आप अच्छे से याद रख ले, वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और नीवल बोया गया क्षेत्र। अब तीसरे का जी 3रा प्रश्न,
20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी है वो आपको लिखनी है। तो सीधी सी बात, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा कोई डिटेल में कुछ नहीं लिखने की जरूरत। 20 वर्षीय सड़क की योजना, इसके अंदर आप क्या लिख दीजिए भी, देश की आजादी के बाद भारत में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए, आजादी के बाद सड़कों की स्थिति को सुधारने की एक योजना चलाई गई जिसका नाम है 20 वर्षीय सड़क योजना, और इस योजना को 1961 में प्रारंभ किया गया। तो आप इस प्रकार अपनी भाषा में लिख सकते हो भी, देश की आजादी के बाद 1961 में भारत की सड़कों की स्थिति सुधारने की ये एक योजना है, बस बात खत्म। उसके बाद में है कि भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य, तो भू निम्नीकरण का आपको अर्थ बताना है भी क्या है, स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि के उत्पादकता में कमी होना, स्थायी या अस्थायी रूप से भूमि की उत्पादकता में कमी होना, यह क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र लिखिए। याद कर लेना इस बार, दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर वाले दोनों ही। अशोधित जन्म दर CBR, क्रूड बर्थ रेट CBR, फॉर्मूला क्या है इसका, इसमें आप लिखेंगे किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा में लगाना है उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। अब कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, मेरे तो याद है, मैंने तो आवे सारों की, लेकिन इसके गुणा में अगर 1000 नहीं लगाया ना तो मोकड़ो याद रह चाहिए, कोई फायदे वाली बात नहीं। तो वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा में 1000 लगाओगे ना तब नंबर मिलेंगे, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर की गणना है वो 1000 के संदर्भ में की जाती है, तो गुणा 1000 है वो लगाना है। छठा प्रश्न है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या बताइए। 2020 HDR जो 2020 में है उसमें निम्न स्तर वाले देशों की संख्या कितनी है जी, 33 है। तो सीधा देशों की संख्या है वो आपको यहां लिख देनी है 33। वैसे आपको याद रखनी है जो अति उच्च वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 66 है। उच्च वालों की संख्या कितनी है, 53 है। मध्यम वालों की संख्या 37 है और निम्न वालों की यहां पूछ ली है वो कितनी है, 33 है। लीजिए ये हो गया छठा प्रश्न। सातवां है जी, डंपिंग का परीक्षण कीजिए। डंपिंग भी आपको ये बताना है डंपिंग होता क्या है, किसको बोलते हैं डंपिंग। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कई बार सोचता हूं ये प्रश्न अभी तक आ क्यों नहीं रहा बोर्ड एग्जाम में, तो कभी भी आ सकता है। हो सकता है इस मॉडल पेपर के 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो इसको भी आप तैयार करना ही करना है। डंपिंग का मतलब होता है भी लागत से कम मूल्य पर वस्तु को दूसरे देश में बेचना। भी आपने कोई चीज बनाई, आपकी कोई न कोई लागत लगी है ना, तो लागत से कम मूल्य पर, यानी आप अपना घाटा खाकर भी चीज बेच रहे हो। जैसे जियो वालों ने क्या किया था, सभी को पहले फ्री में नेट के कनेक्शन दे दिए और फिर कह दिया अब आपको बच्चू बनाऊंगा, और बना गया। लागत से कम मूल्य पर वस्तु को दूसरे देशों को बेचना, दूसरे देशों को बेचना, यानी सस्ते रेट पर दूसरे देशों को चीजें बेचना डंपिंग कहलाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ मैटर है। आपका फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है 8वां, वहां से लिया गया है। कई देश ऐसा करते हैं भी कम मूल्य पर किसी देश में चीजें बेचते हैं। इससे क्या होता है, वहां का जो लोकल है ना, घरेलू उत्पादक जो है, घरेलू उत्पादक जो चीजें बनाता है वो मर जाता है बेचारा। तो घरेलू उत्पादकों को डंपिंग से नुकसान होता है। ये परीक्षण कर दिया अपनों ने, तो बता दिया भैया बाहर से सस्ती चीज आएगी तो भारत के लोगों ने कोई चीज बनाई है तो वो कौन खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है जी, श्रृंखला भंडार।
श्रृंखला भंडार, चेन ऑफ स्टोर्स। चेन ऑफ स्टोर्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चेन ऑफ स्टोर्स का मतलब क्या है? चेन ऑफ स्टोर्स का मतलब होता है भी ये कई स्टोर्स का समूह होता है। एक सिटी के अंदर है, अलग अलग जगह पर कई स्टोर है, वो स्टोर यानी भंडार है, वो खोल दिए जाते हैं और इन भंडारों के अंदर कुशल जो लोग हैं, कुशल लोग या विशेषज्ञ जो उस चीज के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को नौकरी पर है वो रखा जाता है और बढ़िया लोग आते हैं और इन स्टोर से जो माल है वो कुछ ठीक ढंग पर वो खरीद लेते हैं। व्यापारिक माल है वो यहाँ से खरीद लेते हैं, अपने को यहाँ से नहीं मिल पाती मोस्टली यहाँ से व्यापारी लोग खरीदते हैं, फिर वो अपनी दुकानों के माध्यम से अपने को बेचते हैं। हालांकि हम खुद भी खरीद सकते हैं। और श्रृंखला भंडार में कई बार क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट है, ये जो श्रृंखला भंडार चलाने वाला जो एक्सपर्ट होता है ये डायरेक्ट कंपनी से मिलकर खुद भी सामान है वो तैयार करवा लेता है अपना, ठीक है। और चेन ऑफ स्टोर्स, एक स्टोर नहीं होता उसके पास, खूब सारे स्टोर सिटी के अंदर अलग अलग जगह है वो खोल लिए जाते हैं, तो ये चीज होगी। उसके बाद में सीमांत और मुख्य श्रमिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य श्रमिक कौन सा होता है? मुख्य श्रमिक उसको कहा जाता है जो वर्ष में कम से कम, एक साल में कम से कम 183 दिन लिखो या फिर 6 माह लिख दो, एक ही बात है। जो एक वर्ष में कम से कम 6 माह काम करता है उसे कहा जाता है मुख्य श्रमिक। और जो 183 दिन से कम यानी 6 महीने से कम काम करता है उसको क्या कहा जाता है? सीमांत श्रमिक है वो कहा जाता है। तो ये हो गया जी आपका खंड ए पूरा। मैं ये चाह रहा था वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए एक बार आज खंड ए ही कर लेते हैं, आगे चल के अपने खंड ब से हैं उनके ऊपर बात है वो भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप पेपर देख लें थोड़ा सा 1 मिनट में ही। खंड ब का क्वेश्चन है मानव भूगोल के 1970 के दशक में प्रमुख उपागमों को बताना है, वही अमूल्यवादी, मानवतावादी, व्यवहारवादी विचारधारा का लिखना है। 5वां क्वेश्चन है आपका, कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ करा सकता है, इसकी योजना का पूर्वानुमान है वो आप लगाइए। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बुक के 6ठे चैप्टर के अंदर जो अंकीय विभाजक पढ़ते हो वहां से लिया है। फिर आपका 7वें चैप्टर से ले लिया क्वेश्चन फर्स्ट बुक के ही भी, सड़कों के उपयोग और महत्व का परीक्षण है वो करना है। 7वां डेन्यूब जल का, ये डेन्यूब जल वाला भी आपके 7वें चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बताना है। जल क्रांति वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी सेकंड बुक के 4थे चैप्टर से ले लिया। स्थायी चारागाहों की पहचान है वो कीजिए। तो 9वां जो प्रश्न है ये आपकी सेकंड बुक का जो तीसरा जो चैप्टर है वहां से ले लिया भी। स्थायी चारागाह कौन से होते हैं? वो एरिया जिस पर जो एरिया होता है उसकी भूमि के ऊपर ग्राम पंचायत या सरकार का मालिकाना हक होता है। कुछ थोड़े बहुत भाग पर किसी प्राइवेट आदमी का अधिकार हो सकता है, और ग्राम पंचायत के अधिकार में जो भूमि होती है उसको साझा संपत्ति संसाधन है वो भी कहा जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण करना है। तो ये आपकी सेकंड बुक का जो 8वां चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग के दूसरे पैरे से ये क्वेश्चन उठा लिया है। 11वां प्रश्न है भू प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कीजिए। तो ये आपकी सेकंड बुक के 9वें चैप्टर के दूसरे पेज पर जो टेबल बनी है वहां से ही ये क्वेश्चन ले लिया। खंड स जो आपका 3-3 नंबर वाला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन है वो आपको करना है, जो सरकारी है, निजी है और मिक्स वाले हैं उनका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। 3 नंबर वाले में ये ऑप्शन रहेगा आपको, अथवा में क्वेश्चन मिलेगा उसी चैप्टर का। तो या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 उद्योगों की 3 विशेषताएं का वर्णन कीजिए, उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। भारत में बॉक्साइट या तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखना है या फिर भारत के अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखना है। अक्सर बच्चे है ना जो ये उत्पादन वाले होते हैं, ज्यादातर बच्चे गौर नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं ना और थोड़ा सा नक्शे की सहायता ले लेते हैं तो इजीली याद हो जाते हैं। और भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विश्लेषण है, तमक अध्ययन है वो आपको करना है। ये आपकी जो सेकंड बुक है उसके 6ठे चैप्टर से लिया गया है, या इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन। खंड द की अगर बात करें तो बड़े वाले आगे 4-4 नंबर वाले प्रश्न, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए, या ये 4था चैप्टर है फर्स्ट बुक का, या फिर मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों के बारे में लिखना है। या फिर ज्वार बाजरा की भौगोलिक स्थितियां और उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कर दीजिए, या फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और भारत के किसान पोर्टल का वर्णन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन
ऐसे ही 4 नंबर वाले में यहाँ दे दिया, लेकिन आप जितना है ना उतना ही तैयार कर ले, क्योंकि जरूर नहीं यहाँ 4 नंबर में आ गया आप यही प्रश्न वहां आए, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो आप इनके अथवा वाले सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करना है। कई बार मॉडल पेपर के प्रश्न भी है ना एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ये 2 नक्शे के क्वेश्चन आगे लास्ट 17 और 18 क्वेश्चन आने हैं। पहले में वर्ल्ड मैप आ गया, जिसमें आपको खाली चौथा जो चैप्टर है वहां पर जो आपके सीधी सी है खाली महाद्वीप ही तो पूछे, इनको भरना सीख लेना, सबसे सौखी चीजें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन पूछे हैं भारत के अंदर, श्रीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ये आपका जो लास्ट 8वां चैप्टर है सेकंड बुक का, वहां से लिया गया है। तो आगे चल के हम सभी मॉडल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बुकलेट है हर साल की तरह इस साल भी मिलेगी, और यहाँ इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास है वो भी कराया जाएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। अगर मेरा ये वीडियो पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा भी आप नए बच्चों तक इस वीडियो की पहुंच जरूर बनाइएगा। आपकी तरह नए जो 2024-25 के बच्चे हैं वो भी इसका फायदा है वो ले सकें, और वो भी अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार वाला उसको अचीव है वो कर सकें। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में एक नए मुद्दे को लेकर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, आगे चल के प्रैक्टिकल के ऊपर भी बात करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।